हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हैश मैप के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। अब इससे पहले हैश मैप होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। साथ के साथ हम हैश सेट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे कि हैश मैप एक्चुअली जावा के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे होता है। हैश मैप के बारे में हम बेसिक पहले ये पढ़ा था हमने कि हैश मैप एक बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं, इसके जो मेथड्स होते हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होती है। यानी बिग ऑफ वन एवरेज केसेस में टाइम दे रहा है, कांस्टेंट टाइम, विच इज रियली गुड फॉर अ डेटा स्ट्रक्चर। अब ये एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इतनी बढ़िया आती है, ये एक्चुअली निकल कर कैसे आती है? क्योंकि इंटरव्यूअर्स डायरेक्टली इंटरव्यूज के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं कि हैश मैप इंटरनली इंप्लीमेंट कैसे होता है। ये एक एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन है जो मेरे इंटरव्यूज में आए हुए हैं। साथ के साथ कुछ इंटरव्यूअर्स आपसे इसका कोड भी लिखवा कर देख सकते हैं। इसीलिए इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ हैश मैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं, एक सवाल है जब भी हम इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हैश मैप के फंक्शंस के बारे में। हैश मैप के अंदर अभी तक हमने पहला जो फंक्शन पढ़ा था वो था पुट, जिसको यूज करते हैं हैश मैप के अंदर कुछ डेटा ऐड करने के लिए। सेकंड फंक्शन जो पढ़ा था वो था गेट, जिसको यूज करते हैं हैश मैप से डेटा गेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। थर्ड फंक्शन पढ़ा था हमने कंटेन्स की, जो चेक करता है हैश मैप के अंदर क्या कोई की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। चौथा फंक्शन हमने पढ़ा था रिमूव, जिससे हम किसी भी की वैल्यू पेयर को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपने हैश मैप से। पांचवा फंक्शन जो था वो था हमारा साइज फंक्शन, जिससे हम टोटल हैश मैप के अंदर कितने पेयर्स हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ फंक्शन हमने पढ़ा था की सेट, जो सारे के सारे कीज का हमें सेट ला कर देता है हैश मैप के अंदर। अब हैश मैप का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास एक की होती है एंड एक वैल्यू होती है। एक की वैल्यू पेयर को मिलाकर हम बनाते हैं। और कीज क्या होती हैं? कीज हमारे पास सारी की सारी यूनिक वैल्यूज होती हैं। तो इस तरीके की कुछ चीजें हमने हैश मैप के बारे में ऑलरेडी पढ़ ली थी। अब इन सारे के सारे फंक्शंस को हमें इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है कि बिग ऑफ वन टाइम में आए, यानी एवरेज जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आए इन फंक्शंस के इंप्लीमेंटेशन की, वो एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो कुछ सैंपल डेटा ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक हैश मैप दिया हुआ है जिसमें कंट्रीज एंड उनकी पॉपुलेशन का डेटा है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने हैश मैप को विजुअलाइज कर सकती हूँ। मान लेते पहली मेरी कंट्री है इंडिया। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 190 के इक्वल है। दूसरी कंट्री दी हुई है चाइना, चाइना की पॉपुलेशन 200 के इक्वल है। तीसरी कंट्री मुझे यूएस दी हुई है जिसकी पॉपुलेशन 100 के इक्वल है। चौथी कंट्री मुझे नेपाल दी हुई है। नेपाल की मान लेते हैं पॉपुलेशन मेरे पास 5 के इक्वल है। इसके साथ साथ मुझे कनाडा दिया हुआ है। कनाडा की पॉपुलेशन कह देते हैं 50 के इक्वल है। तो इस तरीके से कंट्रीज दी हुई हैं एंड उनकी पॉपुलेशन दी हुई है। अब ये कितनी असली पॉपुलेशन है उसका मुझे आइडिया नहीं है, बिल्कुल रैंडम नंबर्स को मैंने लिया है। यहाँ पर ये जो है ये बन जाएगी मेरी की एंड ये बन जाएगी मेरी वैल्यू। यानी जो मेरे कंट्रीज के नाम है वो मेरे लिए की है एंड जो पॉपुलेशन है वो मेरे लिए वैल्यूज है। अब हो सकता है दो कंट्रीज की सेम पॉपुलेशन हो, मतलब हो सकता है यहाँ पर मैं लिख दूं बांग्लादेश एंड उसकी भी पॉपुलेशन मैं यहाँ 5 लिख दूं। तो दो कंट्रीज की सेम पॉपुलेशन हो सकती है, मतलब वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, पर की हमेशा यूनिक रहती है। यानी एक बार नेपाल की पॉपुलेशन मैंने 5 लिख दी, तो दोबारा नेपाल की जब मैं पॉपुलेशन लिखूंगी, मान लेते हैं अब नेपाल की पॉपुलेशन 10 हो गई है, तो इसी 5 को काट कर मुझे 10 लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक सेकेंड नेपाल क्रिएट हो जाएगा डेटा में और फिर उसके लिए उसकी नई पॉपुलेशन आ जाएगी। इसीलिए मेरे जो कंट्री के नाम होते हैं वो मेरे हैश मैप के अंदर यूनिक वैल्यूज होंगी। अब हैश मैप को इंटरनली जावा के अंदर हम इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे ऑफ लिंक लिस्ट। यानी हम एक एरे बनाएंगे कुछ इस तरीके से। मैंने एक एरे बनाया, मान लेते हैं इसका जो साइज है वो 4 के इक्वल है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर 4 इंडेक्स होंगे मेरे पास। ये मेरा 0th इंडेक्स, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स, ये मेरा सेकंड इंडेक्स, ये मेरा थर्ड इंडेक्स। मैंने क्या बोला? हैश मैप जावा के अंदर इंटरनली इंप्लीमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ एरे ऑफ लिंक लिस्ट। एक एरे ऑफ इंटीजर क्या होता है? एरे ऑफ इंटीजर एक ऐसा एरे होता है जिसमें हर एक जगह एक इंटीजर स्टोर्ड होता है। उसी तरीके से एरे ऑफ लिंक लिस्ट क्या होगा? एरे ऑफ लिंक लिस्ट एक ऐसा एरे होगा जिसमें हर एक इंडेक्स पर एक लिंक लिस्ट स्टोर होगी, कुछ इस तरीके से। इसको हम कहेंगे एक एरे ऑफ लिंक लिस्ट और हमारा जो डेटा होगा वो मेरे लिंक लिस्ट के नोड्स होंगे। मान लेते हैं मैंने इस एरे को बनाया है, इसका साइज मैंने 4 के इक्वल लिया है। अब इसके अंदर मुझे डेटा स्टोर करवाना है इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। तो मैं क्या कर सकती हूँ? एक मेरी लिंक लिस्ट हो सकती है जो यहाँ पर क्रिएट हो, जिसके अंदर फर्स्ट नोड आ जाए जिसमें मैं इंडिया स्टोर करवाऊँ एंड इंडिया के लिए उसकी पॉपुलेशन 190 स्टोर करवाऊँ। इसका सेकेंड नोड भी यहीं पर आ जाए जिसके अंदर मैं चाइना स्टोर करवा रही हूँ एंड उसकी पॉपुलेशन मैंने 200 स्टोर करवाई। मेरा थर्ड
थर्ड डेटा मान लेते हैं इधर आ गया, जिसके लिए मैंने यूएस स्टोर करवाया एंड इसकी पॉपुलेशन मैंने 100 स्टोर करवाई। मेरा फोर्थ डेटा यहाँ पर आ गया, जिसके अंदर मैंने नेपाल स्टोर करवाया एंड उसकी पॉपुलेशन 5 स्टोर करवाई। मेरा फिफ्थ डेटा यहाँ पर आ गया, जिसके अंदर मैंने कनाडा स्टोर करवाया है एंड उसकी पॉपुलेशन 50 को स्टोर करवाया है। एंड मेरा सिक्स्थ कंट्री यहाँ पर आ गया, जिसके अंदर मैंने बांग्लादेश को स्टोर करवाया है और उसकी पॉपुलेशन स्टोर करवाई है एस 5। तो इस पूरे के पूरे डेटा को मैं इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, जहाँ पर एक एरे है, हर एक इंडेक्स पर एक लिंक लिस्ट क्रिएट हुई है और ये है मेरी लिंक लिस्ट के नोड। यहाँ पर मेरी लिंक लिस्ट का हेड आ गया है एंड मेरी लिंक लिस्ट के नोड्स कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ये जो लास्ट नोड है ये अब पॉइंट कर रहा है नल की तरफ, ये लास्ट नोड भी पॉइंट कर रहा है नल की तरफ। दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू नल एंड दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू नल। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है हैश मैप के लिए हमारे जावा के अंदर जब हम हैश मैप की बात करते हैं। हाँ, हम जो कोड में हैश मैप यूज करते हैं वो ऐसा दिखाई नहीं देता, बट इंटरनली वो ऐसा ही कॉम्प्लेक्स सा दिखाई देता है। बट ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये समझेंगे तो बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ईजी टू रिमेंबर है। शुरुआत किससे करनी है? शुरुआत में पहली चीज जो हमें नोट्स के अंदर लिख लेनी है और जिसको याद कर लेना है वो ये है कि हैश मैप इंटरनली इंप्लीमेंट होता है एज एन एरे ऑफ माई लिंक लिस्ट। ये सबसे की थिंग टू रिमेंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं हैश मैप के फंक्शंस की। हैश मैप के अंदर सबसे पहले हम अपने पुट फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। अब पुट फंक्शन को इंप्लीमेंट करने से पहले हम 2-3 वेरिएबल्स लिख लेते हैं। एक मेरा वेरिएबल होगा n का मतलब है जो मेरे टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं। कितने नोड्स हैं मेरे पास? जितना मेरे पास डेटा है, यानी 1 2 3 4 5 6 नोड्स हैं अभी सारी की सारी लिंक लिस्ट को मिलाकर। तो मैं क्या लिखूंगी? n की वैल्यू को मैं ट्रैक करूंगी जो वैल्यू होने वाली है 6 के इक्वल। एंड एक होगा मेरे पास कैपिटल N होने वाला है मेरे एरे का साइज। ये होने वाला है मेरे एरे का साइज। अभी ये साइज है जितने भी इंडेक्स हैं 1 2 3 4 के इक्वल। तो इसको वैल्यू को मैं लिख दूंगी 4 के बराबर। अब जो मैंने एरे क्रिएट किया है अपने हैश मैप को इंप्लीमेंट करने के लिए, इसमें हर एक इंडेक्स को हम बकेट कहते हैं। ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसको बकेट ही कहा जाएगा, बट हाँ कन्वेंशन के हिसाब से इसको हम बकेट ही कहते हैं। ये जो मेरा इंडेक्स है इसको मैं कहूंगी अपनी बकेट 2। ये मेरी एक बकेट है। बकेट होती है बाल्टी यानी जिसमें कोई चीज हम स्टोर कर पाए। यूजुअली घरों में बाल्टी पानी स्टोर करने के लिए यूज होती है, बट जावा में हैश मैप इंप्लीमेंटेशन के अंदर बकेट का काम होता है हमारी नोड्स वाली लिंक लिस्ट को स्टोर करना। तो ये मेरी एक बकेट बन गई, ये मेरी एक और बकेट बन गई, ये मेरी एक और बकेट बन गई। तो इस तरीके से जितने भी इंडेक्स हैं उतनी मेरे पास बकेट्स हैं, उतनी मेरे पास बाल्टियां हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरे जो टोटल नंबर ऑफ बकेट्स हैं वो मेरे n के बराबर ही हैं। दिस इज इक्वल टू माई टोटल नंबर ऑफ बकेट्स, यानी जितने इंडेक्स उतनी बकेट्स, तो वही साइज मेरा n के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं हैश मैप के पुट फंक्शन की। हैश मैप का पुट फंक्शन क्या करता है? पुट फंक्शन पहले तो ये चेक करेगा कि जिस की और जिस वैल्यू को उसको पुट करना है, उसको ऐड करना है हैश मैप के अंदर, क्या वो पहले से एग्जिस्ट करती है या वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो पहले से एग्जिस्ट करती है तब हम क्या करते हैं? तब हम सिर्फ वैल्यू को अपडेट करते हैं। की वैसे के वैसे ही रहती है, वैल्यू अपडेट हो जाती है। और अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो हम नया की वैल्यू का पेयर क्रिएट करेंगे और उसको हम ऐड करेंगे। कुछ इस तरीके का प्रोसेस रहता है हैश मैप के पुट फंक्शन का। मान लेते हैं मुझे सबसे पहले क्या इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले मुझे ऐड करना है अपना की वैल्यू, जिसमें मेरे पास है नेपाल, एंड इसके लिए मैं ऐड करने वाली हूँ 20। तो क्या करूंगी? सबसे पहले चेक करूंगी क्या नेपाल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नेपाल यहाँ पर इस इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता है, इस बकेट 1 में एग्जिस्ट करता है। तो इसकी वैल्यू सिर्फ अपडेट होगी, यानी 5 को हटाकर मैं यहाँ सिर्फ 20 लिखने वाली हूँ। लेकिन अगर मैं नेपाल की जगह यहाँ पर कोई और कंट्री जैसे श्रीलंका को मैंने दे दिया होता, तो यहाँ क्या होता? किसी एक बकेट पर जाकर मेरे पास श्रीलंका नाम का एक नोड क्रिएट होता जिसके अंदर मैं उसकी पॉपुलेशन 20 को स्टोर करवाती। कुछ ऐसा प्रोसेस रहता। अब कैसे पता चले मुझे कि मुझे अपने की वैल्यू पेयर को कौन सी बकेट के अंदर स्टोर करना है? तो यहाँ पर असली कॉन्सेप्ट निकल कर आता है हैशिंग का। जावा के अंदर हैशिंग करने के लिए ऑलरेडी काफी सारे इनबिल्ट फंक्शन है। तो हैशिंग के लिए कैसे फंक्शन शुरुआत से लिखा जाए, कौन सी एल्गोरिथम यूज की जाए हैशिंग करने के लिए, उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि हैशिंग कहने का यहाँ पर मतलब क्या है। हैशिंग का मतलब बेसिक भाषा में समझे, इंग्लिश में समझे तो इसका मतलब होता है डेटा की फॉर्म चेंज कर देना।
यानी मेरे पास कोई भी डेटा दिया हुआ था, मान लेते हैं मेरे पास ABC दिया हुआ है, तो इसकी फॉर्म चेंज करके मैंने इसको 3, 5, 8, 6 इस तरीके में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये इस डेटा की यहाँ पर हैशिंग हो गई। मतलब डेटा किसी और फॉर्म में दिया हुआ था, अब आपने उसकी फॉर्म चेंज करके उसको किसी और वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया। या फिर मान लेते हैं मुझे 1, 2, 3, 4 दिया होता और इसकी फॉर्म चेंज करके मैंने 3, 5, 9 कर दिया होता, या इसकी जगह मैंने ABD कर दिया होता, कुछ भी हो सकता है। एक फॉर्म से डेटा को जब हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको हम हैशिंग कहते हैं। अब हैशिंग की अलग अलग एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करती हैं और ये बहुत फेमस एल्गोरिदम्स होती हैं। जैसे हमारी SHA-1 हो गई, मेरी SHA-256 हो गई, इस तरीके से बहुत सारी हैशिंग की एल्गोरिदम्स होती हैं। हैशिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब डेटा की फॉर्म को चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट, ये पासवर्ड्स को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यानी अगर आप फेसबुक के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं, तो वहां पर आपने मान लेते हैं ABC पासवर्ड रखा है, पर जब उनके डेटाबेस में उस पासवर्ड को स्टोर किया जाएगा तो वो ABC नहीं स्टोर किया जाएगा, वहां पर उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। हो सकता है आपका पासवर्ड ABC अब कन्वर्ट होके 1, 2, 5, %3A कुछ इस तरीके की फॉर्म ले ले। ये कैसे हुआ? ये हुआ हैशिंग की फॉर्म में। यानी ऑलरेडी कोई एल्गोरिदम लिखा हुआ था जिसने, जो क्या करता है, एक इनपुट को लेता है, उस डेटा की फॉर्म चेंज करता है, कुछ फॉर्मूले लगाकर, कुछ इक्वेशन लगाकर, और फिर उसके लिए एक नया आउटपुट मुझे रिटर्न करके दे देता है, विच इज माई न्यू फॉर्म। तो अगर कल को कभी फेसबुक का डेटाबेस हैक हुआ, मान लेते हैं फेसबुक का पूरा डेटाबेस हैक कर लिया किसी ने, तब भी जो हैकर होगा उसको आपका पासवर्ड पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो इस हैशिंग वाली हैश्ड फॉर्म को देख पाएगा, आपके ओरिजिनल ABC को नहीं देख पाएगा। इसीलिए जब भी कंपनीज का डेटा हैक या डेटा लीक होता है तो उसमें नाम आपका दिख जाता है, आपका फोन नंबर दिख जाता है, पर जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो नहीं दिख पाता तब तक जब तक उनको हैशिंग एल्गोरिदम का ना पता हो। तो हैशिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत सारी फील्ड्स में डिफरेंट आप उसको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीख रहे हैं। हमें यहाँ पर हैशिंग के डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ उसके इम्प्लीमेंटेशन के डिटेल में जाना है। तो मैं मान लेती हूँ कि कोई ऐसा एल्गोरिदम है जो जावा के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो मेरे डेटा को मुझे हैश करके दे देगा, मतलब उसकी फॉर्म चेंज करके दे देगा। तो यहाँ पर मैं एक ब्लैक बॉक्स ले लेती हूँ। ब्लैक बॉक्स होता है बेसिकली एक हैशिंग फंक्शन, या इसको मैं हैश फंक्शन कह देती हूँ। ब्लैक बॉक्स कहने का मतलब है कि मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर काम क्या होता है, बस मुझे ये पता है कि ये कुछ इनपुट ले लेगा और मुझे कुछ आउटपुट रिटर्न कर देगा हैशिंग करके। तो एक हैश फंक्शन के लिए जावा के अंदर ऑलरेडी एक हैश कोड नाम का फंक्शन होता है जिसको हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कुछ इनपुट लेता है, उस पर हैशिंग करता है और मुझे आउटपुट रिटर्न करके दे देता है। इसको हम कोड लिखते टाइम समझेंगे। अभी के लिए मानती हूँ कि ये ब्लैक बॉक्स है और मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या एल्गोरिदम लिखी हुई है, क्या कोड लिखा हुआ है, बस मुझे ये पता है ये कुछ डेटा लेगा, उसकी हैशिंग करेगा और मुझे आउटपुट रिटर्न करके दे देगा। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास एक की है, मुझे फाइंड आउट करना है क्या मेरी की पहले से मेरे हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है या फिर एग्जिस्ट नहीं करती। तो मुझे क्या निकालना है? उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स पर जाकर देखूं कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सबसे नाइव तरीका तो ये होगा, सबसे ब्रूट फोर्स तरीका, कि आप क्या करो कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सबसे पहले इस इंडेक्स पर जाकर यहाँ पर देख लिया, फिर यहाँ पर देख लिया, फिर इस इंडेक्स पर गए यहाँ पर देख लिया, फिर इस इंडेक्स पर गए यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर देख लिया, फिर इस इंडेक्स पर गए यहाँ पर देख लिया। तो इस तरीके से सारे के सारे n नोड्स पर मैंने जाकर देखा क्या मेरी की वहां पर एग्जिस्ट करती है। उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे लगेगी बिग ऑफ n के बराबर। क्या मैं कह सकती हूँ ये तो बहुत बुरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? मुझे तो क्या चाहिए? मुझे तो कॉन्स्टेंट चाहिए, क्योंकि मेरा हैश मैप कॉन्स्टेंट में मुझे करके देता है। तो ऑब्वियसली ये जो इंप्लीमेंटेशन है ये तो एक खराब इंप्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूं अपने हैश फंक्शन का। हैश फंक्शन को मैं यूज करूंगी डायरेक्टली अपनी की देकर मैं इससे बकेट इंडेक्स निकलवाना चाहती हूं कि कौन सी बकेट पर जाकर मुझे डायरेक्टली सर्च करना चाहिए। अब हैश फंक्शन क्या करता है? हैश फंक्शन को आप आज ABC दे दो तो वो आपको सेम नंबर देगा। मान लेते हैं इसने आपको 4 दिया, अब आप कल भी इसको ABC ही पास करोगे तो सेम हैश फंक्शन आपको सेम वैल्यू रिटर्न करके देता है। यानी अंदर की एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से लिखी होती है कि अगर इनपुट सेम होगा ना तो हर बार आउटपुट भी आपका सेम ही निकल कर आएगा। तो चाहे आपका डेटा एग्जिस्ट करता है, चाहे आपकी की एग्जिस्ट नहीं करती, आप अगर उसमें की पास करेंगे तो सेम बकेट इंडेक्स ही रिटर्न होकर आएगा। जैसे मान लेते हैं इसके अंदर मैंने नेपाल पास किया,
एज माई इनपुट, तो मेरे पास जो बकेट इंडेक्स रिटर्न होकर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि मेरा जो नेपाल है यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पर स्टोर्ड है, चाहे नेपाल पहले से हो चाहे नेपाल पहले से ना हो। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे डायरेक्टली अपना बकेट इंडेक्स मिल जाएगा। जैसे ही मुझे बकेट इंडेक्स मिल गया वैसे ही क्या करो, उस बकेट इंडेक्स पर जाओ और अब बस वहां पर लिंक लिस्ट में सर्च कर लो। लिंक लिस्ट में देख लिया कि अच्छा नेपाल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, अब इसकी वैल्यू को अपडेट कर दो। वैल्यू को यहाँ पर अपडेट करके 5 से हटाकर मैं 20 कर दूंगी। और अगर यहाँ मुझे नेपाल नहीं श्रीलंका दिया होता तो इस केस में क्या होता, श्रीलंका को मैंने पास किया एज माई इनपुट, इन सारे इनपुट्स को मैं हटा देती हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर श्रीलंका को मैंने एज माई इनपुट पास किया, तो ये मुझे कुछ आउटपुट में इंडेक्स दे देगा। उस इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेकर n-1 के बीच में ही होगी, ये हम इंश्योर करेंगे कोड के अंदर। तो ये जो इंडेक्स है मान लेते हैं इसने 3 दे दिया, तो अब मुझे क्या करना है, देखना है क्या कि 3 वाले बकेट इंडेक्स पर श्रीलंका स्टोर्ड है। 3 वाला बकेट इंडेक्स यहाँ पर है, यहाँ पर क्या स्टोर्ड है, यहाँ पर सिर्फ बांग्लादेश है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर तो है नहीं श्रीलंका, तो मतलब श्रीलंका को अब यहाँ पर ऐड कर दो। तो मैं एक नया नोड बनाऊंगी कुछ इस तरीके से, इस नल को हटा देंगे, एक नया नोड बनाएंगे यहाँ पर जिसके अंदर हम स्टोर करवाने वाले हैं श्रीलंका एंड उसकी पॉपुलेशन एज 20। तो मेरे पास 2 केसेस आते हैं। पहला केस है, दोनों केसेस में सबसे पहले यही करना है, अगर आपके पास एक की वैल्यू का पेयर दिया हुआ है तो की के लिए हैश फंक्शन को यूज करो, की के लिए उसका बकेट इंडेक्स निकाल लो, फिर उस बकेट इंडेक्स पर जाकर सर्च कर लो क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको अपडेट कर दो, अगर नहीं करती तो वहां पर नया की वैल्यू पेयर ऐड कर दो, मतलब एक नई नोड बना दो उसी लिंक लिस्ट के अंदर। अब जो मुझे सर्च करने में टाइम लगेगा वो बिग ऑफ n नहीं होगा, वो होगा मेरी लिंक लिस्ट के साइज के बराबर। अब जो पुट करने में या सर्च करने में मुझे टाइम लगेगा दैट विल बी बिग ऑफ माई लिंक लिस्ट साइज। जहां पहले मुझे 6 ऑपरेशंस लग रहे थे, इस लिंक लिस्ट का साइज क्या है, इसका साइज सिर्फ 1 के बराबर है। तो मुझे सिंगल ऑपरेशन में पता चल जाएगा कि क्या श्रीलंका पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब लिंक लिस्ट का साइज कितना होगा, एवरेज केस में मानती हूँ, एवरेज केस यानी वो केस जिसमें मेरे n नोड्स मेरी बकेट्स के अंदर इवनली स्प्रेड है, वो मेरा एवरेज केस होगा। मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरा हैश फंक्शन इतना अच्छा है कि वो क्या करेगा, वो हर बार बकेट इंडेक्स की वैल्यू इस तरीके से देगा कि डेटा अलग अलग बकेट्स में जाकर स्टोर हो। जब अलग अलग बकेट्स में जाकर स्टोर होगा तो मेरे पास n नोड्स n बकेट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी और इस वैल्यू को मैं कहती हूँ लैम्डा। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज लैम्डा BDA। ये मैथ के अंदर एक सिंबल होता है, जो स्टूडेंट्स नॉन मैथ बैकग्राउंड से आ रहे हैं इसको मैंने लैम्डा लिख दिया है। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है कि n नोड्स को आपने n बकेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। मेरे जो टोटल नोड्स थे इनको मैंने इवनली अपने टोटल बकेट्स या टोटल इंडेक्स के ऊपर डिवाइड कर दिया है। तो ऑन एवरेज मेरे पास कितना साइज होगा लिंक लिस्ट का, मेरे पास जो लिंक लिस्ट साइज होगा वो इस लैम्डा वैल्यू के बराबर होगा। और हैश मैप की इंप्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है कि लैम्डा की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर होती है, लेस देन और इक्वल टू। इसको मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू भी कहती हूँ। ये लॉजिक लिखा होता है हमारे हैश मैप वाले फंक्शन में कि लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ गई और बढ़कर कभी किसी थ्रेशोल्ड के इक्वल हो गई या उससे ज्यादा हो गई, जैसे ही लैम्डा की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाती है ना, हम अपनी बकेट्स को बढ़ा देते हैं, मतलब हम फिर एरे का साइज और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को रीहैशिंग कहते हैं, हम रीहैशिंग के बारे में भी समझेंगे, बट अभी के लिए ये समझना है कि मेरी जो लैम्डा वैल्यू है वो ऑन एन एवरेज मेरे लिंक लिस्ट के साइज के बराबर है। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बकेट्स। इस लैम्डा का लॉजिक ऐसे होता है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू माय सम थ्रेशोल्ड वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू k। अब किसी कांस्टेंट से छोटी वैल्यू है हमेशा, तो लैम्डा भी क्या रहेगा, एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो पुट फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारे केसेस में बिग ऑफ लैम्डा के इक्वल होती है। और बिग ऑफ लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बिग ऑफ 1 के बराबर है, यानी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है इन ऑल एवरेज केसेस। अब बात करते हैं एक बार रीहैशिंग के बारे में। लैम्डा की वैल्यू n डिवाइडेड बाय n के बराबर होती है। अब मान लेते हैं नंबर ऑफ नोड्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कहने का मतलब है कि मेरे पास और ज्यादा की वैल्यू पेयर्स ऐड हो रहे हैं। मान लेते हैं एक यहाँ पर ऐड हो गया, एक यहाँ पर ऐड हो गया, एक यहाँ पर ऐड हो गया, तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरा n बढ़ते 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 कभी भी इस k वैल्यू को टच कर जाता है, अभी क्या है, अभी मेरे n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7, मेरे n की वैल्यू अभी 7 के बराबर है। कैपिटल n की वैल्यू क्या है, कैपिटल n की वैल्यू मेरे पास 4 के बराबर है। और मान लेते हैं मेरा कोई k थ्रेशोल्ड है जिसकी वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर है।
अब n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4, दिस वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा। 7 डिवाइडेड बाय 4 क्या आता है, ये वैल्यू होती है 1.75 के इक्वल। अब मान लेते हैं n को मैंने एक और बढ़ा दिया, यानी यहाँ पर एक और मेरे कोई कंट्री थी, मान लेते हैं इसको पाकिस्तान ऐड हो गया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 15, इस तरीके से एक और कंट्री ऐड हो गई है। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, अब n डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हो गई है 8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 2। अभी भी ये वैल्यू क्या है, इसके इक्वल है, इससे ज्यादा नहीं हुई है, तो मैं एक और नोड को ऐड कर सकती हूँ। मान लेते हैं मैंने एक और नोड को ऐड कर दिया, यहाँ पर मैंने एक और नोड ऐड कर दी, एक और कंट्री, इसको मैं कह देती हूँ यहाँ पर मेक्सिको ऐड हो गया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 25। तो यहाँ पर एक और कंट्री ऐड हो गई। अब मेरे n की वैल्यू क्या हो गई, अब मेरी n की वैल्यू हो गई है 9 के बराबर, डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय 4, दिस वैल्यू इज 2 पॉइंट समथिंग, ये 2 प्लस हो गई है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अब ग्रेटर देन 2 हो गई। तो अब मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा अपना एक स्पेशल फंक्शन जिसको हम कहते हैं रीहैशिंग। रीहैशिंग का मतलब होता है कि लैम्डा बढ़ गया है, लैम्डा बढ़ेगा तो क्या होगा, लैम्डा बढ़ेगा तो पुट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि पुट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ लैम्डा, और हम नहीं चाहते कि पुट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बुरी आए। हम कोशिश करेंगे कि पुट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बिग ऑफ लैम्डा के इक्वल रहे और लैम्डा की वैल्यू जहां पर k से कम ही रहे। तो अब लैम्डा की वैल्यू को वापस k से कम करने के लिए मुझे अपने बकेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। और बकेट्स को बढ़ाने का क्या तरीका है कि आप अपने एरे के साइज को बढ़ा दो। एरे के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स है वही मेरे लिए बकेट्स हैं, तो आपको बकेट्स को बढ़ाना है, मतलब एरे का साइज बढ़ाना है। तो अब क्या करो, अब आप एक डबल साइज का एरे क्रिएट कर दो। आपने अब एक डबल साइज का एरे क्रिएट कर दिया जिसमें अब n की वैल्यू 8 के बराबर हो गई। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा डबल साइज का क्रिएट करते हैं, डिपेंड करता है कौन से वर्जन ऑफ जावा में क्या इंप्लीमेंटेशन दिया हुआ है, वो लॉजिक डिफाइंड होता है कि किस साइज का क्रिएट होगा, पर वो हमेशा n से तो बड़ा ही होता है। 3 टाइम्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, 8 टाइम्स भी क्रिएट कर सकते हो, 4 टाइम्स भी कर सकते हो। हम यहाँ पर डबल वाला एग्जांपल लेंगे कि अब रीहैशिंग करने के लिए मेरा जो ओरिजिनल एरे था उससे मैंने डबल साइज का एरे ले लिया। डबल साइज का एरे ले लिया तो इसमें अलग अलग मेरे पास इंडेक्स आ गए, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अब मैं इन सारे के सारे नोड्स को एक एक करके निकालूंगी और इसके अंदर पुट करूंगी। कैसे पुट करूंगी, सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल लूंगी, इंडिया 190। इसके लिए की इंडिया को मैं हैशिंग फंक्शन में डालूंगी और इससे मैं क्या बाहर निकालूंगी, इससे मैं बकेट इंडेक्स बाहर निकालूंगी जिसके अंदर यहाँ पर ये ऐड होना चाहिए। तो इंडिया इसके अंदर डलेगा और एक बकेट इंडेक्स मुझे लाकर दे देगा। अब इंडिया डला अंदर और उसने बकेट इंडेक्स लाकर दे दिया, मान लेते हैं उसके लिए बकेट इंडेक्स 3 आया, तो मेरा इंडिया अब यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा विद अ बकेट इंडेक्स ऑफ 3। उसके बाद चाइना आएगा, चाइना मान लेते हैं यहाँ पर ऐड हो गया विद इट्स पॉपुलेशन 200। उसके बाद नेपाल की बारी आई, नेपाल मान लेते हैं यहाँ पर ऐड हो गया, नेपाल की पॉपुलेशन 5। उसके बाद मेक्सिको की बारी आई, मेक्सिको मान लेते हैं यहाँ पर ऐड हो गया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 25। तो इस तरीके से एक एक करके दोबारा से हम इन पर एक एक इंडिविजुअल नोड पर पुट फंक्शन कॉल कर देंगे ताकि अब ये इस वाले मेरे हैश मैप के अंदर पुट हो जाएं। तो इससे ये दोबारा इवनली स्प्रेड हो जाएंगे। इवनली स्प्रेड कैसे हो जाएंगे, लैम्डा होता है मेरा n डिवाइडेड बाय n के इक्वल। अब n की वैल्यू पहले तो 4 थी, अब क्या हो गई, अब 8 हो गई, और n की वैल्यू क्या थी, पहले 9 थी, तो ये 9 डिवाइडेड बाय 8 हो गया। दिस वैल्यू इज 1 पॉइंट समथिंग। क्या मैं कह सकती हूँ लैम्डा दोबारा लेस देन इक्वल टू k हो गया। k क्या था, 2 था। इसको रीकैप कर लेते हैं। मेरे पास पहले n की वैल्यू थी 4 के बराबर, मतलब छोटा एरे था। अब मैंने उस एरे का साइज डबल कर दिया तो n की वैल्यू बढ़ गई। n की वैल्यू बढ़ी तो उन सेम नंबर ऑफ नोड्स के लिए 9 के लिए अब मेरी लैम्डा की वैल्यू छोटी आ गई। लैम्डा की वैल्यू छोटी मतलब पुट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम, यानी पुट ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो गया। तो ये काम होता है रीहैशिंग फंक्शन का। रीहैश करना मतलब हमारे छोटे एरे को अब बड़े एरे या बड़े बकेट्स में कन्वर्ट कर देना, जिसकी वजह से पुट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ही बनी रहे। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि पहले इंडिया बकेट इंडेक्स 0 पर था, अब इंडिया बकेट इंडेक्स 3 पर आ गया। तो जरूरी नहीं है कि इस हैश मैप के अंदर जो बकेट इंडेक्स आता वही इस हैश मैप के अंदर भी आएगा। अगर हैश मैप चेंज हो जाता है, हैश मैप चेंज होने का मतलब अगर आपका एरे का साइज चेंज हो जाता है तो आपका बकेट इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। बकेट हैश फंक्शन के लिए मैंने ये बोला था अगर इनपुट सेम रहता है तो आउटपुट भी सेम रहेगा, बट आउटपुट में हम क्या निकाल रहे हैं, आउटपुट में हम इंडेक्स निकाल रहे हैं। अगर पहले टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स कम थे तो आउटपुट में हमेशा कम वैल्यू ही आनी थी। तो यहां पर तो हमेशा सेम हैश मैप के लिए हमेशा सेम वैल्यू देगा, बट अगर आपने हैश मैप अलग कर दिया तो बकेट इंडेक्स की वैल्यू भी अब डिफरेंट आएगी। पहले हो सकता है कि ये मेक्सिको और ये इंडिया अलग अलग बकेट इंडेक्स पर थे, पर अब हो सकता है कि इनकी वैल्यू इस तरीके से आए कि मेक्सिको और इंडिया दोनों के लिए बकेट इंडेक्स की वैल्यू अब 3 के बराबर हो। तो इसको हम एक बार समराइज करके पहले सिर्फ अपने पुट फंक्शन का कोड लिखने वाले हैं।
मेरे पास क्या था, शुरुआत में मैंने एक एरे ऑफ लिंक लिस्ट बनाया जो कुछ ऐसा दिखेगा। उसके अंदर हर एक इंडिविजुअल इंडेक्स को हम बकेट कहते हैं। मैंने n लिया है अपनी टोटल नंबर ऑफ बकेट्स का साइज एंड n की वैल्यू है मेरी टोटल नंबर ऑफ नोड्स के इक्वल। इसके साथ साथ मैं एक हैश फंक्शन को यूज करूंगी जो एक ब्लैक बॉक्स होगा। दिस इज माय हैश फंक्शन। हैश फंक्शन का काम है कि वो कोई की को इंटरनली लेता है और आउटपुट में रिटर्न करता है मेरे लिए मेरा बकेट इंडेक्स। और अगर हैश मैप सेम रहता है तो सेम बकेट इंडेक्स रिटर्न करेगा। डिफरेंट हो जाता है मतलब आप हैश मैप का साइज बढ़ा देंगे तो ये डिफरेंट बकेट इंडेक्स को रिटर्न करेगा। और मैं इस तरीके से काम करती हूँ कि मेरी जो लैम्डा की वैल्यू है हमेशा लेस देन इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट वैल्यू k के बराबर रहे, ताकि मेरे पुट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी बनी रहे। अब सबसे पहले हम पुट के लिए अपना कोड लिखने वाले हैं। मैंने क्या किया है, कोड का ऑलरेडी थोड़ा सा पार्ट लिखा हुआ है। मैंने अपनी एक क्लास बनाई है हैश मैप कोड के नाम से। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं इस वाली क्लास को। ऊपर मैंने इंपोर्ट किया है java.util.all क्योंकि हम लिंक लिस्ट जैसी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अंदर मैंने एक स्टैटिक क्लास बनाई है हैश मैप नाम से। ये एक्चुअली मेरा हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर होने वाला है। जब मैं हैश मैप के ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बनाने वाली हूँ। अब हैश मैप के अंदर मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए हैं। ये लेस देन ग्रेटर देन वाले साइज को हम एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं, जिसके अंदर मैंने k, v लिखा है। यहाँ पर k का मतलब है की, v का मतलब है वैल्यू। ये मैंने की वैल्यू पेयर को डिफाइन किया है। इसको जावा के अंदर हम जेनेरिक्स कहते हैं या फिर इसको हम पैरामीटराइज्ड टाइप्स भी कहते हैं। ये कहने का मतलब है कि हैश मैप के अंदर की मेरी स्ट्रिंग टाइप की होगी, बूलियन टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी, मेरी लॉन्ग टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। मुझे की का टाइप ही नहीं पता तो सिंपली क्या लिखो, वहां पर जेनेरिक्स लिख दो। जेनेरिक्स यानी जनरल टाइप, कि हाँ कुछ तो टाइप होगा पर अभी नहीं पता, तो उसके लिए मैंने के लिख दिया है। उसके साथ साथ वैल्यू का भी कोई ना कोई टाइप तो होगा ही। वैल्यू मेरी स्ट्रिंग भी हो सकती है, वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, वैल्यू बूलियन भी हो सकती है, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट उसका टाइप मुझे नहीं पता, तो उसकी जगह मैंने एक जेनेरिक वी लिख दिया है। मतलब जहां भी मुझे टाइप चाहिए होगा अपनी वैल्यू का, वहां मैं अब वी लिख दूंगी। जहां मुझे अपनी की का टाइप चाहिए होगा वहां मैं अब के लिख दूंगी। तो मैंने एक प्राइवेट क्लास नोड बनाई है। इस क्लास के अंदर प्राइवेट क्लास नोड मेरे लिंक लिस्ट की नोड्स को डिफाइन कर रही है। हर लिंक लिस्ट की नोड के अंदर एक की होगी और एक वैल्यू होगी। तो के टाइप की की होगी, वी टाइप की वैल्यू होगी। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर की और वैल्यू का पेयर आएगा। की में मैंने की असाइन कर दी, वैल्यू में मैंने वैल्यू असाइन कर दी है। ये मेरी एक लिंक लिस्ट की नोड का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब इसके साथ साथ मैंने कुछ वेरिएबल्स दिए हैं। जैसे मैंने एक प्राइवेट इंटीजर n को लिया है, n यानी मेरे टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं मेरे n, एंड एक प्राइवेट इंटीजर कैपिटल n लिया है। कैपिटल n कहने का मतलब है दिस इज माय टोटल नंबर ऑफ बकेट्स। यहां मैंने अपनी बकेट्स भी डिफाइन कर दिए। मैंने जो एरे है अपना उसको बकेट्स नाम दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारी बकेट्स हैं। अब बकेट्स मैंने एरे बनाया है जिसका टाइप है लिंक लिस्ट ऑफ नोड। जैसे मैं एक इंटीजर एरे बनाती हूँ, मान लेते हैं मैंने बनाया प्राइवेट इंटीजर ARR। इसको मैं कैसे बनाती हूँ, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं अपना एक्सेस मॉडिफायर दिखा दूंगी। उसके बाद मैं अपने एरे का नाम लिखती हूँ। तो यहाँ पर मेरे एरे का नाम बकेट्स है। फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाती हूँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। अब जैसे मैंने अपनी इस एरे का टाइप इंटीजर दिया है, वैसे ही मेरे बकेट्स एरे का टाइप है लिंक लिस्ट ऑफ नोड, इसीलिए लिंक लिस्ट ऑफ नोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने अपना बकेट्स नाम का एरे बना लिया और ये एक्चुअली मेरा हैश मैप है। यही जो एरे है जिसके अंदर मैं सारे नोड्स और सारे डेटा को स्टोर करने वाली हूँ। अब ये मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी है, सप्रेस वार्निंग्स अनचेक्ड। कुछ जावा के वर्जन ऐसे होते हैं जिसमें वार्निंग थ्रो करता है, एरर नहीं आता, सिर्फ वार्निंग आती है और वो काफी सारी लाइन्स आ जाती हैं कोड में। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर कुछ वर्जन में आपके लिए कंपलसरी होता है कि आपको लिंक लिस्ट का टाइप बताना पड़ेगा उसको जब भी आप डिफाइन कर रहे हैं। तो सिर्फ उन वार्निंग्स को हटाने के लिए आउटपुट विंडो में से मैंने इस लाइन को लिखा है। हो सकता है आपको इस लाइन को लिखने की जरूरत ना पड़े और फिर भी आपका कोड बिना वार्निंग्स के चल जाए, तो दैट इज आल्सो कंप्लीटली फाइन। जिन स्टूडेंट्स के वार्निंग थ्रो करता है, आउटपुट आ जाएगा बट वार्निंग थ्रो करेगा, तो वो ये लिख सकते हैं। अब मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है पब्लिक हैश मैप, जो इस हैश मैप क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ये क्या करता है, शुरुआत में इसने n का साइज बता दिया, यानी टोटल नंबर ऑफ बकेट्स कितनी है। 4 बकेट्स थी मेरे पास तो मैंने 4 ले लिया है। और बकेट्स में दिस डॉट बकेट्स को इसने न्यू लिंक लिस्ट बोल दिया है। मतलब यहाँ पर मैंने अपने एरे को इनिशियलाइज कर दिया है और अब हर एक इंडेक्स पर जाकर मैं एक खाली लिंक लिस्ट को क्रिएट करूंगी। खाली लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का क्या मतलब है, इसको एक बार समझते हैं। मैंने अगर अपना एक एरे बनाया है जिसके अंदर मान लेते हैं मेरे पास 4 इंडेक्स हैं। अभी क्या है, अभी इस इंडेक्स पर हर जगह नल स्टोर्ड है,
ऐसा नहीं है लिंक लिस्ट स्टोर्ड है, नल स्टोर्ड है, कोई लिंक लिस्ट नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंक लिस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर एक लिंक लिस्ट क्रिएट करूंगी जो शुरुआत में एक खाली लिंक लिस्ट होगी। अगर खाली लिंक लिस्ट पहले से एग्जिस्ट करती है तभी उसके अंदर डायरेक्टली हम अपने नोट्स को स्टोर कर पाएंगे। अगर ये खाली लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम नोट्स को स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो डेटा को स्टोर करने के लिए पहले खाली लिंक लिस्ट का क्रिएट होना जरूरी है। एक तो है यहाँ पर खाली लिंक लिस्ट ही ना हो, सिर्फ नल हो। नल का मतलब लिंक लिस्ट नहीं होता ना, खाली लिंक लिस्ट होता है। खाली लिंक लिस्ट यानी आपको न्यू लिंक लिस्ट लिखना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक लूप चलाया है जिसमें हर एक इंडेक्स पर जाकर मैं न्यू लिंक लिस्ट को लिख रही हूँ अपने बकेट इंडेक्स के लिए। उसके साथ साथ मैंने अपना पुट फंक्शन, कंटेन्स की, रिमूव फंक्शन, गेट फंक्शन, ये सब बहुत सारे मैंने फंक्शंस लिख दिए हैं जिनको मुझे कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले मुझे कंप्लीट करना है अपने पुट फंक्शन को। तो पुट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या दिया होगा, एक मेरी की दी है, एक मेरी वैल्यू दी है। अब की के हिसाब से सबसे पहला जो मेरा काम है वो है कि आप बकेट इंडेक्स निकाल लो। यानी बकेट इंडेक्स पता होगा तभी तो देख पाएंगे कि वो की पहले से एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो मैं बकेट इंडेक्स निकाल लूँ। मान लेते हैं कोई फंक्शन पहले से एग्जिस्ट करता है, इसको मैं हैश फंक्शन कह देती हूँ। हैश फंक्शन कोई फंक्शन है जो क्या करता है, मेरी की को लेता है और बकेट इंडेक्स दे देता है। बकेट इंडेक्स दे दिया इसने, ये कोई हैश फंक्शन है जो एग्जिस्ट करता है। दिस इज माय ब्लैक बॉक्स। इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं देखेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन पहले कोड लिख लेंगे उसके बाद देखेंगे। ये मेरा प्राइवेट टाइप का फंक्शन है, प्राइवेट इंट हैश फंक्शन, जिसके अंदर मैंने के टाइप की अपनी की पास की है और ये मुझे मेरा बकेट इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा। इसने जैसे ही बकेट इंडेक्स रिटर्न करके दे दिया, अब क्या करना है, वो बकेट इंडेक्स मुझे मिल गया, मतलब वो इंडेक्स मिल गया अपने एरे के अंदर। अब उस इंडेक्स पर स्टोर्ड जो मेरी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट है उसके अंदर एक एक नोड पर जाकर देखना है क्या मेरी की एग्जिस्ट करती है, क्या मेरी की एग्जिस्ट करती है, इस तरीके से। तो एक और फंक्शन बना लेती हूँ, सर्च इन लिंक लिस्ट। सर्च इन लिंक लिस्ट में मैं अपनी की पास कर दूंगी और अपना बकेट इंडेक्स पास कर दूंगी और ये मुझे बताएगी कि क्या मेरी जो की है मेरे बकेट इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये मुझे कोई डेटा इंडेक्स दे देगा। डेटा इंडेक्स कहने का मतलब है, इसको मैं इंट DI कह देती हूँ। मान लेते हैं मुझे श्रीलंका के लिए सर्च करना है, तो उसके लिए मुझे बकेट इंडेक्स 3 मिल गया। अब मैं उसकी लिंक लिस्ट पर जाऊंगी, बकेट इंडेक्स पर गई तो उसकी लिंक लिस्ट मिल गई। यहाँ पर बांग्लादेश को सर्च करूंगी, क्या ये श्रीलंका के इक्वल है, नहीं है। यहाँ पर श्रीलंका को सर्च करूंगी, क्या ये श्रीलंका के इक्वल है, हाँ है। तो इसका डेटा इंडेक्स क्या हो जाएगा, डेटा इंडेक्स इसका 1 के बराबर हो जाएगा। दिस इज माई डेटा इंडेक्स 0, दिस इज माई डेटा इंडेक्स 1, दिस इज माई डेटा इंडेक्स 2। तो जैसे बकेट इंडेक्स एरे का इंडेक्स बताता है, डेटा इंडेक्स लिंक लिस्ट के अंदर मेरा इंडेक्स मुझे बता रहा है, तो मैं डेटा इंडेक्स निकाल लूंगी। सर्च इन लिंक लिस्ट वाले फंक्शन को कॉल लगाऊंगी, वहां पे की और बकेट इंडेक्स पास करूंगी, वो मुझे लिंक लिस्ट के अंदर ढूंढकर मेरा डेटा इंडेक्स दे देंगे। अगर मेरे डेटा इंडेक्स की वैल्यू एक वैलिड वैल्यू कहने का मतलब है 0+, या तो 0 होगी या उससे ऊपर होगी, तो मतलब मेरी की पहले से एग्जिस्ट करती है। पर अगर डेटा इंडेक्स की वैल्यू -1 हो गई तो उसका मतलब है की पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एक इनवैलिड डेटा इंडेक्स है। तो इन केसेस में अगर डेटा इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास -1 हो गई तो मतलब की डजंट एग्जिस्ट, और एल्स वाले केस में मैं कह सकती हूं की एग्जिस्ट। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में क्या करना है, उस केस में मुझे नया नोड बनाना है। तो मेरा जो बकेट इंडेक्स होगा वहां पर जो भी लिंक लिस्ट है उसके अंदर मैं अपना नया नोड स्टोर कर दूंगी। तो मैं निकाल लूंगी बकेट्स ऑफ आई डॉट एड न्यू नोड, जिसके अंदर मैं अपना की पास कर दूंगी एंड अपनी वैल्यू को पास कर दूंगी। ये क्या हुआ, यहां पर BI ले लेते हैं। टोटल बकेट्स वाला जो मेरा एरे है उसमें बकेट इंडेक्स पर गई और वहां पर मैंने अपनी नई नोड ऐड कर दी, उस नोड के अंदर मैंने अपनी की वैल्यू पेयर को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से मैंने एक नए नोड को ऐड कर दिया अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। एल्स में मुझे क्या करना है, एल्स में अगर मेरी की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप क्या करो, बकेट्स ऑफ BI पर मुझे जाना है। बकेट्स ऑफ BI पर जाऊंगी तो मुझे मेरी लिंक लिस्ट मिल जाएगी। लिंक लिस्ट में से गेट कर लो, क्या गेट कर लो, कौन से इंडेक्स वाली वैल्यू, डेटा इंडेक्स वाली वैल्यू को मैंने गेट कर लिया। डेटा इंडेक्स पर क्या एग्जिस्ट करता है, मेरी की एग्जिस्ट करती है, मतलब वो की वहां पर स्टोर्ड है इस डेटा इंडेक्स के ऊपर। अब इस डेटा इंडेक्स से जो भी वैल्यू आई है उसको मैंने अपनी नोड, इसको मैं डेटा कह देती हूँ, नोड डेटा के अंदर स्टोर करवा लिया और डेटा की वैल्यू को अब मैं अपडेट कर दूंगी। डेटा डॉट वैल्यू हो जाएगा मेरी वैल्यू v के इक्वल, ये जो वैल्यू यहाँ पर इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर आई है। और यहाँ पर क्योंकि की पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी तो साइज बढ़ जाएगा।
अब n की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। n पहले क्या था, n 0 से शुरू हुआ था। जैसे जैसे मेरी बकेट्स के अंदर और ज्यादा लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स ऐड होंगी तो मेरे n की वैल्यू बढ़ती रहेगी। यहाँ पर n की वैल्यू नहीं बढ़ेगी क्योंकि की कोई नई ऐड नहीं की, यहाँ पर बढ़ेगी क्योंकि नई की ऐड हुई है। और उसके बाद मैं चेक कर लूंगी क्या मेरी जो लैम्डा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन n तो नहीं हो गई है। इंट लैम्डा को मैं निकाल लूंगी। इनफैक्ट ये इंट नहीं, ये मेरा डबल टाइप का होगा। डबल लैम्डा इज इक्वल टू माई डबल ऑफ n डिवाइडेड बाई n। ये मेरी लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब मैं देख लूंगी अगर मेरी लैम्डा की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन k। k क्या है, k को मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, k इज 2.0। 2.0 से अगर लैम्डा की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो फिर आप क्या करो, आप रीहैशिंग करो। ये रीहैशिंग के लिए हम कोड अभी लिखने वाले हैं। पहले इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं लॉजिक को। पुट करने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो आप बकेट इंडेक्स निकालो हैश फंक्शन से। बकेट इंडेक्स के बाद उसका डेटा इंडेक्स निकालो। बकेट इंडेक्स मिल गया, अब उसकी लिंक लिस्ट में देखो कौन से डेटा इंडेक्स पर है की। अगर डेटा इंडेक्स -1 देता है मतलब की पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, तो नई की को ऐड कर दो अपनी लिंक लिस्ट के अंदर और n++ कर दो। अगर की पहले से एग्जिस्ट करती है तो उस केस में उस डेटा को निकाल लो, उस नोड को निकाल लो। इनफैक्ट यहाँ डेटा की जगह मैं नोड लिख सकती हूँ, दिस इज माई नोड डॉट वैल्यू, और उस नोड की वैल्यू को अपनी वैल्यू के बराबर कर दो, अपडेट कर दो। फिर चेक कर दो लैम्डा की वैल्यू k से बड़ी तो नहीं हो गई है। अगर बड़ी हो गई है तो रीहैशिंग कर दो। अब हम इस फंक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं विच इज माई हैश फंक्शन। हैश फंक्शन का क्या काम है, ये की लेगा और आपको कोई इंटीजर वैल्यू यानी बकेट इंडेक्स को रिटर्न करेगा। तो जावा के अंदर हैश कोड नाम का एक फंक्शन होता है। मैं क्या करूंगी, की डॉट हैश कोड को कॉल लगा दी अगर मैंने, तो वो मुझे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा। दिस इज माई बकेट इंडेक्स। तो की डॉट हैश कोड की फॉर्म को चेंज करके एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके दे देता है। पर ये हैश कोड फंक्शन कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके दे सकता है। मतलब ये 2 3 4 5 6 7 ये भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, -2 3 4 5 6 7 ये भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। पर मेरा बकेट इंडेक्स तो एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, तो मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही चाहिए। तो अगर नेगेटिव भी होगी ना तो मैं उसको पॉजिटिव बना दूंगी। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैथ डॉट एब्सोल्यूट नाम का एक फंक्शन होता है जावा में, जिससे मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाती है, मतलब मॉड मिल जाता है मेरी वैल्यू का। तो यहाँ पर मैं बकेट इंडेक्स को पास कर दूंगी। तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव वैल्यू थी तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। पर यहाँ पर एक और कंस्ट्रेंट है, जो मेरा बकेट इंडेक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा 0 से n-1 के बीच में ही होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकती हूँ, यहाँ मैं रिमाइंडर ले लूंगी कैपिटल N के साथ। तो हमेशा जो मेरा बकेट इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू 0 से n-1 के बीच में ही आएगी। अगर किसी भी नंबर का 5 के साथ आप रिमाइंडर ले लो तो रिमाइंडर हमेशा 0 से 4 इन्हीं वैल्यूज के बीच में लाया करता है। अगर आप किसी नंबर का 3 के साथ रिमाइंडर ले लो तो रिमाइंडर हमेशा 0 से 2 इन्हीं वैल्यूज में इंक्लूडेड होता है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा 3 या 4 रिमाइंडर आ जाएगा 3 के साथ डिवाइड करने पे। तो ऐसे ही अगर मुझे हमेशा कोई वैल्यू 0 से n-1 के बीच में चाहिए तो मुझे रिमाइंडर ले लेना है n के साथ। ये बहुत बेसिक मैथ है जिसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली और रिमाइंडर ले लिया n के साथ, तो मेरे बकेट इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 0 से n-1 के बीच में आएगी। अगर बकेट इंडेक्स बड़े हो गए, मतलब एरे का साइज बढ़ गया जैसे रीहैशिंग में बढ़ता है, तो फिर मेरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी यहाँ पर। ये मेरा हैश फंक्शन कंप्लीट हो गया जिसने रिटर्न कर दिया अपने बकेट इंडेक्स को। अब मैं सर्च करने वाली हूँ लिंक लिस्ट में। उसके लिए फंक्शन लिखते हैं प्राइवेट इंटीजर सर्च इन लिंक लिस्ट। सर्च इन लिंक लिस्ट के अंदर एक तो मेरे पास मेरी की आएगी, दूसरा मेरे पास बकेट इंडेक्स आएगा। सबसे पहले तो अपनी लिंक लिस्ट निकाल लो। लिंक लिस्ट ऑफ नोड, लिंक लिस्ट होने वाली है मेरे बकेट्स ऑफ bi के बराबर, यानी इस बकेट इंडेक्स पर बकेट के अंदर क्या स्टोर्ड है, ये वाली लिंक लिस्ट स्टोर्ड है। इस लिंक लिस्ट के अंदर मुझे सर्च करना है अपनी की के लिए। तो एक डेटा इंडेक्स भी ले लेते हैं, di इज इक्वल टू 0 के बराबर। एक लूप चला लूंगी फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन माई लिंक लिस्ट डॉट साइज i प्लस प्लस। सारी की सारी लिंक लिस्ट में जाकर चेक कर लूंगी क्या यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर करती है। और जहां पर भी मेरे बकेट या जहां पर भी मेरे लिंक लिस्ट डॉट गेट आई डॉट की वैल्यू हो गई मेरे की के बराबर, वहीं से मैं रिटर्न कर दूंगी अपनी आई को या अपने डी को। दिस आई इज बेसिकली माई डेटा इंडेक्स। अगर लिंक लिस्ट डॉट गेट आई ये मुझे नोड दे देगा, नोड की अगर की मेरी की के साथ मैच कर जाती है तो उस केस में रिटर्न कर दो आई। ये आई मेरे लिए मेरा डेटा इंडेक्स ही होने वाला है।
यहाँ से मैं इस अलग वेरिएबल को हटा सकती हूँ। और अगर यहाँ से रिटर्न नहीं हुई वैल्यू, मतलब मैच ही नहीं की तो लास्ट में क्या रिटर्न कर दो, लास्ट में रिटर्न कर दो -1 कि मेरी वाली ये जो की है ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो इस तरीके से मेरा सर्च इन लिंक लिस्ट फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दो फंक्शंस को मैंने लिख दिया, अपना हैश फंक्शन एंड अपना सर्च इन लिंक लिस्ट फंक्शन। ये दोनों फंक्शंस को मैंने अपने पुट के अंदर यूज किया है। अब एक रीहैश करने के लिए भी फंक्शन लिख लेते हैं। दिस इज माय रीहैश। रीहैश करने वाला जो फंक्शन होगा इसको लिखेंगे प्राइवेट वॉइड रीहैश। रीहैश करने के लिए सबसे पहले तो हमारी जो करंट बकेट है उसको, उसके डेटा को कहीं पर स्टोर करवाना पड़ेगा, फिर हम अपनी नई और बड़ी बकेट को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ माई लिंक लिस्ट एरे, लिंक लिस्ट ऑफ नोड, इसको मैं कहूंगी ओल्ड बकेट। ओल्ड बकेट हो जाएगा मेरे अभी बकेट्स के इक्वल, जिसमें सारे के सारे बकेट्स को मैंने इस ओल्ड बकेट के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इस बकेट्स को मैं अपडेट कर सकती हूँ। माई बकेट्स इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट ऑफ साइज n मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब मैंने साइज को इंक्रीज कर दिया है बाई 2। अब क्या करना है, एक एक करके ओल्ड बकेट से अपने नोड को निकालना है और उसको नई बकेट के अंदर स्टोर करवाना है। तो मैं लूप चला लेती हूँ फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन माई ओल्ड बकेट डॉट लेंथ i प्लस प्लस। हर बार यहाँ से अपनी लिंक लिस्ट को निकाल लेंगे। लिंक लिस्ट ऑफ नोड, लिंक लिस्ट इज इक्वल टू ओल्ड बकेट ऑफ साइज ऑफ इंडेक्स i। अब अपनी लिंक लिस्ट पर लूप चला लेंगे फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन माई लिंक लिस्ट डॉट साइज i प्लस प्लस। इनफैक्ट इसको हम j कह देते हैं। यहाँ से मेरे पास नोड आ जाएगी, नोड इज इक्वल टू माई लिंक लिस्ट डॉट गेट j के इक्वल। अब पुट फंक्शन को कॉल कर दो। पुट फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगी अपनी की के लिए, मतलब नोड डॉट की एंड फॉर माई नोड डॉट वैल्यू। क्या किया मैंने रीहैशिंग के लिए? रीहैशिंग के लिए पहले तो पुराने डेटा को ओल्ड बकेट के अंदर स्टोर करवा लिया। अब बकेट के अंदर एक नई और खाली बकेट बना दी है n मल्टीप्लाइड बाई 2 साइज की। यहाँ पर एक चीज हमने मिस आउट कर दी, अभी तो मैंने खाली बकेट बनाई है, वहां पर खाली लिंक लिस्ट भी तो होनी चाहिए, अभी तो वहां पर नल है। तो खाली लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए इंट i इक्वल 0, i लेस देन n इंटू 2i प्लस प्लस। हर बार अपने बकेट्स ऑफ i पर जाकर मुझे न्यू लिंक लिस्ट से इसको इनिशियलाइज करना है, नहीं तो हर बार चेक करना पड़ेगा कि लिंक लिस्ट वहां पर खाली है या भरी हुई है। अब अपनी पुरानी बकेट पर लूप चला लेना है। हर बकेट के इंडेक्स पर, हर बकेट इंडेक्स पर क्या स्टोर होगा, एक लिंक लिस्ट होगी, उस लिंक लिस्ट पर लूप चला लो। लिंक लिस्ट का एक एक नोड निकालो और उसको पुट फंक्शन के लिए कॉल कर दो। पुट फंक्शन क्या करता है, नई बकेट के अंदर ही हमेशा ऐड करता है हमारे नोड्स को। तो ये रीहैशिंग का फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ माई पुट फंक्शन इज रिटन इन जावा। इसको एक बार समराइज भी कर देती हूँ कि क्या हुआ। हमेशा की को पास करके मैं अपना बकेट इंडेक्स निकाल सकती हूँ। बकेट इंडेक्स मान लेते हैं ये आ गया। अब यहाँ पर इस एक एक लिंक लिस्ट पर जाकर चेक करूंगी क्या मेरी की एग्जिस्ट करती है। की एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए डेटा इंडेक्स दे दो। डेटा इंडेक्स अगर वैलिड है तो उसका मतलब की एग्जिस्ट करती है, और अगर -1 है तो उसका मतलब की एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वैलिड है तो वहां पर सिर्फ अपडेट कर दो वैल्यू को काट कर, और अगर -1 है तो उस केस में हमें नए नोड को वहां पर ऐड करना पड़ेगा। इतना सा बेसिक सा हमने फंक्शन लिखा है। और रीहैशिंग का मतलब है बेसिकली टू क्रिएट एन एरे जो मेरे डबल साइज का हो। अब पुराने नोड्स को उठाकर अब इस नए वाले एरे के अंदर मुझे ऐड करना है। अब इसको हम रन करने वाले हैं। रन करने के लिए क्या करूंगी, अपने मेन फंक्शन के अंदर हैश मैप के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगी। मैं लिखूंगी हैश मैप। इसके अंदर की का टाइप मैं अलग दे सकती हूँ। की को मैं स्ट्रिंग टाइप का भी बना सकती हूँ, की को मैं चाहूँ तो इंटीजर टाइप का भी बना सकती हूँ, की को मैं लॉन्ग टाइप का भी बना सकती हूँ, कुछ भी टाइप हो सकता है मेरी की का। इसको मैं दे देती हूँ अपना स्ट्रिंग, क्योंकि मैं कंट्री स्टोर करवाने वाली हूँ, एंड उनकी पॉपुलेशन इंटीजर। इसको नाम दूंगी मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। और ये जावा की जो इनबिल्ट हैश मैप है ये हम उसको यूज नहीं कर रहे। हम किसको यूज कर रहे हैं, हमने जो क्लास बनाई है हैश मैप k, v टाइप की, हम इस क्लास को यूज करके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये हमारी इनबिल्ट क्लास नहीं है, ये हमारी वो क्लास है जिसको मैंने अभी खुद बनाया है। अब मैप के अंदर एक एक करके मैं पुट कर सकती हूँ अपनी कंट्रीज को। मान लेते हैं मैंने इंडिया को पुट किया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 190। मैंने मैप के अंदर अब पुट किया चाइना को विद अ पॉपुलेशन ऑफ 200। अब मैंने मैप के अंदर पुट किया यूएस को विद अ पॉपुलेशन ऑफ 50।
तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज को मैं पुट कर सकती हूँ। अब बात करते हैं बाकी के फंक्शंस की। अब मैंने ये तो समझ लिया कि पुट फंक्शन के अंदर जो मेरी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो बिग ऑफ लैम्डा आती है हैश मैप के अंदर, और मोस्टली जो होते हैं हमारे हैश मैप के अंदर एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही काउंट की जाती है। इसीलिए हैश मैप के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कांस्टेंट टाइम का बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ही आती है। बट अगर इंटरव्यूअर कभी आपसे पूछ ले कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, बिल्कुल वर्स्ट केस में जो बहुत रेयर होता है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ n के बराबर। ऐसा क्यों होता है? कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपका जो हैश फंक्शन है, ये जो मेरा ब्लैक बॉक्स था जिसको मैंने बनाया था, वो इतना ऑप्टिमाइज ना हो। इतना ऑप्टिमाइज ना हो कहने का मतलब है कि अगर आप कोई की पास करें और उससे मुझे जो बकेट इंडेक्स मिल रहा है, तो हैश फंक्शन थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा, हर की के लिए सेम बकेट इंडेक्स को रिटर्न करेगा। जैसे मान लेते हैं यहां पर मैंने अपना बकेट बनाई है सारी की सारी, और मेरे पास ये सारी की सारी n इज इक्वल टू 6 कंट्रीज है। हर बार बकेट इंडेक्स हैश फंक्शन क्या कर रहा है, 1 ही रिटर्न कर रहा है। तो ये मेरा 1 वाले बकेट पर पहला नोड की वैल्यू का पेयर ऐड हो गया, अब दूसरा की वैल्यू का पेयर ऐड हो गया, अब तीसरा की वैल्यू का पेयर हो गया। सारे के सारे जो पेयर्स हैं वो एक ही बकेट इंडेक्स पर अगर ऐड हो गए तो मेरी लिंक लिस्ट का साइज क्या हो जाएगा, अब लिंक लिस्ट का साइज लैम्डा नहीं होगा, क्योंकि अब लिंक लिस्ट का साइज n के बराबर हो जाएगा। दैट इज वाई वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n जब भी हम अपने इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं हैश मैप के अंदर। वो वाले केसेस होंगे जिसमें या तो हमारा हैश फंक्शन कुछ ऐसा होगा कि हर बार की वैल्यू के लिए सेम बकेट इंडेक्स आ जाए, या हमारा डेटा ही कुछ ऐसा होगा कि हर बार कोइंसिडेंटली मेरी की के लिए हर बार सेम बकेट इंडेक्स आ जाए। यानी नेपाल भी बकेट इंडेक्स 1 पर ऐड हो रहा है, इंडिया भी बकेट इंडेक्स 1 पर ऐड हो गया, यूएस भी बकेट इंडेक्स 1 पर ऐड हो रहा है, चाइना भी बकेट इंडेक्स 1 पर ऐड हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ कुछ ऑपरेशन ऐसे होंगे जिसमें अगर हम रीहैशिंग करें, ये वाला जो केस होगा इसमें हमें बहुत बार रीहैशिंग करनी पड़ जाएगी। उस केस में भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस में वो बिग ऑफ n के बराबर होगी, क्योंकि रीहैशिंग में हमें ज्यादा टाइम लगता है, रीहैशिंग में बिग ऑफ n के बराबर टाइम लगता है। इसीलिए वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो आपको बिग ऑफ n बोलनी है, लेकिन हाँ मैक्सिमम केसेस में कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। दैट इज व्हाई हैश मैप इज अ रियली गुड डेटा स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं इसके बाकी के ऑपरेशंस की। अगला ऑपरेशन जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा गेट ऑपरेशन। गेट ऑपरेशन क्या करता है, अगर मेरी की पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए क्या रिटर्न करेगा, उसके लिए उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। और अगर की पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके लिए ये रिटर्न कर देता है एक नल वैल्यू को। तो सेम चीज को हमें रेप्लिकेट करना है। प्रोसेस क्या होने वाला है, प्रोसेस वही होने वाला है कि जिस भी की को मुझे गेट करना है, जिस भी की के लिए मुझे गेट करना है, पहले तो उस की के लिए उसका बकेट इंडेक्स निकाल लो, फिर उसको सर्च कर लो लिंक लिस्ट के अंदर। मान लेते हैं मुझे यूएस के लिए देखना है, यूएस के लिए गेट करना है, तो पहले मैं यूएस के लिए उसका बकेट इंडेक्स निकालूंगी, वो 2 के इक्वल निकल कर आएगा। यहां मैं बकेट इंडेक्स 2 पर जाऊंगी, जैसे ही मैं 2 पर आई यूएस मुझे यहां पर लिंक लिस्ट के अंदर मिल गया, तो मैं उसके लिए 150 वैल्यू को कर दूंगी रिटर्न। और अगर मुझे मान लेते हैं इटली के लिए सर्च करना है तो उसके लिए बकेट इंडेक्स 2 के बराबर आ गया, तो मैं यहाँ पर आ गई 2 के बराबर। अब मैं देखूंगी क्या यहाँ पर इटली है, नहीं है, फिर मैं देखूंगी क्या नेक्स्ट नोड में इटली है, नहीं है, और फिर मेरे पास नल वैल्यू आ जाएगी, मतलब इटली है ही नहीं इस इंडेक्स पर, तो मतलब ये मेरी जो की है एग्जिस्ट नहीं करती मेरी बकेट के अंदर। उस केस में मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगी अपनी नल वैल्यू को। ये इंप्लीमेंटेशन एक बार कर देखते हैं अपने गेट फंक्शन के लिए। मेरे पास ये रहा मेरा गेट फंक्शन। गेट फंक्शन में क्या करूंगी, मैं अपने पुट फंक्शन का ही कोड कॉपी करने वाली हूँ। इतना पार्ट मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ गेट के अंदर, इस पार्ट को मैं पेस्ट करूंगी। गेट फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले तो सेम चीज ही करता है, बकेट इंडेक्स निकालेगा, उसके बाद डेटा इंडेक्स निकालेगा। अगर डेटा इंडेक्स -1 आता है तो मतलब की एग्जिस्ट नहीं करती, और डेटा इंडेक्स अगर कोई वैलिड वैल्यू आता है मतलब की एग्जिस्ट करती है। अगर की एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू निकाल लो। नोड मैंने निकाल लिया और यहां से मैं रिटर्न कर दूंगी अपने नोड की वैल्यू को। यानी अगर की एग्जिस्ट करती है तो गेट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, गेट फंक्शन नोड की वैल्यू वो रिटर्न कर देता है। तो हैश मैप के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है गेट फंक्शन कैसे काम करता है। और अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में मैं यहां से रिटर्न करने वाली हूं अपनी नल वैल्यू को। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया अपने गेट फंक्शन को। उसी तरीके से मैं अपना कंटेन्स की फंक्शन भी कंप्लीट कर सकती हूँ। कंटेन्स की क्या चेक करता है कि की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए वो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। गेट फंक्शन तो क्या करता है, एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है, नहीं करती तो नल रिटर्न कर देता है। कंटेन्स की सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। उसको भी पहले बकेट इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर डेटा इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा अपनी लिंक लिस्ट में सर्च करके। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो डेटा इंडेक्स -1 है, की एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करो, यहां से रिटर्न कर दो फॉल्स। और अगर की एग्जिस्ट करती है तो उस केस में क्या करना है, उस केस में मुझे रिटर्न करना है
ट्रू। तो कुछ इस तरीके का कोड हो जाएगा मेरा कंटेन्स की का। आपने देखा होगा बिल्कुल सेम कोड है जो मैंने पुट में लिखा था, बस उसमें छोटे से मॉडिफिकेशन करने। इनफैक्ट पुट का जो कोड है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, जिस पार्ट को हम सीख चुके हैं। अब जो बाकी के कोड्स हैं वो उसी का वर्जन होने वाले हैं एंड उससे ईजियर होने वाले हैं। कंटेन्स की कंप्लीट कर लिया मैंने, गेट फंक्शन कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं एक बार रिमूव की। रिमूव क्या करेगा? रिमूव के लिए भी सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्या वो की एग्जिस्ट करती है या फिर एग्जिस्ट नहीं करती। जो मेरा रिमूव फंक्शन होता है उसमें दो केसेस होते हैं। अगर की एग्जिस्ट करती है तो फिर उसे रिमूव कर दो, एक तो उसे हटा दो अपनी लिंक लिस्ट के अंदर से एंड साथ के साथ रिटर्न कर दो उसकी वैल्यू को। और अगर एग्जिस्ट नहीं करती मतलब डजंट एग्जिस्ट, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें नल वैल्यू को रिटर्न करना है अपने फंक्शन के अंदर से। तो सबसे पहले तो रिमूव करने से पहले उसे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के लिए सेम प्रोसेस है, पहले बकेट इंडेक्स निकाल लो। जैसे अगर यहाँ पर मैंने की को पास किया एज कैनेडा को पास किया तो उसके लिए मेरे पास बकेट इंडेक्स 2 रिटर्न होकर आ गया, तो बकेट इंडेक्स निकल गया विच इज इक्वल टू 2। उसके बाद अपना डेटा इंडेक्स निकाल लो। डेटा इंडेक्स यानी ये बकेट इंडेक्स इक्वल टू 2 पर जाकर यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर देख लिया यहाँ कनाडा एग्जिस्ट करता है, तो इसका डेटा इंडेक्स हो गया है 0 1 के इक्वल। डेटा इंडेक्स निकाल लिया। उसके बाद देख लो डेटा इंडेक्स वैलिड वैल्यू है या अनवैलिड वैल्यू है। जिस केस में -1 हो गया उस केस में तो डायरेक्टली नल रिटर्न करना है। इस केस में -1 नहीं है, तो इस केस में क्या करना है? यहाँ से लिंक लिस्ट डॉट रिमूव हम कॉल कर देंगे। कौन से इंडेक्स के लिए? अपने डेटा इंडेक्स आई के लिए। तो लिंक लिस्ट यहाँ से इस नोड को रिमूव कर देगी और हम क्या करेंगे? इस रिमूव में स्टोर करवा लेंगे अपने नोड की वैल्यू को और रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली अपने नोड डॉट वैल्यू को। मतलब ये जो नोड है ये कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा लिंक लिस्ट से और इसकी वैल्यू को मैं रिटर्न कर दूंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से मेरा रिमूव फंक्शन काम करेगा। इसको भी एक बार लिख कर देखते हैं। मैं गेट फंक्शन वाली चीजें ही यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। पहले मैंने बकेट इंडेक्स निकाल लिया, सेम हैश फंक्शन को कॉल करके बकेट इंडेक्स आएगा, फिर डेटा इंडेक्स निकाल लिया। अब देख लिया अगर मेरा डेटा इंडेक्स -1 है मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करती तो रिमूव कर ही नहीं सकते, उस केस में रिटर्न करेंगे नल वैल्यू। और अगर की एग्जिस्ट करती है एल्स वाला केस, तो उस केस में क्या करना है? पहले तो बकेट इंडेक्स पर जाएंगे अपने एरे के इंडेक्स पर और वहां से अपनी लिंक लिस्ट के इंडेक्स पर जाएंगे डॉट रिमूव माई डेटा इंडेक्स। मतलब इस डेटा इंडेक्स पर जो स्टोर्ड नोड है उसको मैंने रिमूव कर दिया, ये रिमूव हो जाएगा लिंक लिस्ट से और मेरी इस नोड के अंदर स्टोर हो जाएगा और मैं रिटर्न कर दूंगी अपने नोड की वैल्यू को। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से मेरा रिमूव फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या प्रोसेस यूज किया है? वही गेट वाला प्रोसेस यूज किया है। पहले बकेट इंडेक्स निकाल लो, फिर डेटा इंडेक्स निकाल लो। इनवैलिड है तो नल रिटर्न कर दो, वैलिड है तो बकेट इंडेक्स पर जाकर वो जो पूरी लिंक लिस्ट है उससे डेटा इंडेक्स पर जाकर रिमूव कर दो नोड को। उस रिमूव्ड नोड को कहीं पर स्टोर करवा लिया और रिटर्न कर दिया अपने नोड की वैल्यू को। तो ये मेरा रिमूव फंक्शन कंप्लीट हो गया, गेट फंक्शन कंप्लीट हो गया। इज एम्प्टी फंक्शन को भी मैं देख सकती हूँ। मेरा जो पूरा हैश मैप है वो कब खाली होगा? मेरा हैश मैप तब खाली होगा जब उसके अंदर एक भी नोड नहीं है, एक भी पेयर स्टोर्ड नहीं है। तो यहां से मैं रिटर्न कर दूंगी n इज इक्वल टू 0 को। n यानी जितने नोड्स हैं, अगर एक भी नोड नहीं है तो मतलब मेरा जो पूरा हैश मैप है वो खाली है, और अगर नोड है तो हैश मैप खाली नहीं है। अब की सेट वाला फंक्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये मुझे की सेट रिटर्न करके देगा, मतलब एक एरे लिस्ट के अंदर सारी की सारी कीज को डालकर। तो पहले तो एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ, एरे लिस्ट ऑफ माई के। इसको मैं कह देती हूँ की सेट या कीज इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब एक लूप चला लेती हूँ फॉर int I equal 0, I less than my buckets dot length I plus plus। हर बार लूप में क्या करूंगी? अपनी लिंक लिस्ट पर जाऊंगी। my link list of node ll is equal to my buckets of bi, या इसको मैं कह देती हूँ I। यही मेरा बकेट इंडेक्स है I के इक्वल। अब लिंक लिस्ट पर लूप चला दूंगी फॉर int j equal 0, j less than my linked list dot size j plus plus। हर बार अब मुझे क्या करना है? अपनी लिंक लिस्ट से नोड निकालना है। तो नोड इज इक्वल टू माई लिंक लिस्ट डॉट गेट जे। लिंक लिस्ट के जो जेथ इंडेक्स पर नोड है उसको मैं निकाल लूंगी। इनफैक्ट यहाँ पर आई की जगह मैं बी आई यूज कर सकती हूँ, मतलब दिस इज माई बकेट इंडेक्स एंड दिस इज एक्चुअली माई डेटा इंडेक्स। तो मैंने लूप लगा लिया, नोड निकाल लिया। अब नोड निकाल कर कीज के अंदर मैं ऐड कर दूंगी अपने नोड की को। एक एक करके सारे के सारे नोड निकाल लूंगी, उन नोड्स की कीज को इस कीज के अंदर ऐड कर दूंगी और यहां से रिटर्न कर दूंगी मैं अपना कीज वाला एरे। तो एक बार समराइज कर लेते हैं।
सारा का सारा कोड हम लिख चुके हैं। शुरुआत हमने इस हैश मैप क्लास के साथ की थी, नोड मैंने बनाया हुआ था पहले से। मैंने एक हैश मैप नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें इनिशियलाइज किया था एम्प्टी लिंक लिस्ट के साथ। मैंने क्या किया, पुट फंक्शन के अंदर पहले बकेट इंडेक्स निकाला, हैश फंक्शन बनाया उसके लिए, फिर डेटा इंडेक्स निकाला। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो नोड को ऐड कर दो, एग्जिस्ट करती है तो उसको अपडेट कर दो, और लास्ट में रीहैशिंग वाला फंक्शन मैंने परफॉर्म कर लिया अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन के हो रही है तो। कंटेन्स की भी सेम काम करता है, बकेट इंडेक्स निकाल लेगा, डेटा इंडेक्स निकाल लेगा। बकेट इंडेक्स यानी एरे में कौन से इंडेक्स पर है, जिस भी इंडेक्स पर है उसमें डेटा इंडेक्स यानी लिंक लिस्ट के कौन से इंडेक्स पर है, तो जिस भी इंडेक्स पर है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो रिटर्न कर दो फॉल्स, एग्जिस्ट करती है तो रिटर्न कर दो ट्रू। रिमूव भी यही करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो रिटर्न कर दो नल, एग्जिस्ट करती है तो वहां से रिमूव कर दो और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो। गेट भी यही करेगा, अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो नल रिटर्न कर दो, एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो। की सेट क्या करेगा, एक एरे लिस्ट बना लिया कीज नाम से और उसके अंदर सारी की सारी कीज की वैल्यू को मैंने ऐड करवा दिया और उसको कर दिया रिटर्न। इज एम्प्टी, अगर एन की वैल्यू 0 हो जाती है तो मेरा जो हैश मैप है वो एम्प्टी है, नहीं तो नॉन एम्प्टी है। अब यहां एक फंक्शन बना लेती हूं, while not my map dot is empty। मैं हर बार चेक कर रही हूं अगर जब तक मेरा मैप पूरा खाली नहीं हो जाता। अब खाली होने के लिए एक और चीज मुझे यहाँ पर अपडेट करनी है कि जब भी मैंने रिमूव फंक्शन को कॉल किया है और अगर मेरी की एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू को जब मैं रिमूव कर रही हूं तो मुझे साइज को भी माइनस करना पड़ेगा। यानी ये जो n है, मेरे टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, इसको भी मुझे माइनस करना पड़ेगा जैसे ही मैं रिमूव कर रही हूँ। ये एक चीज है जिसको मुझे भूलना नहीं है, नहीं तो मेरा इज एम्प्टी फंक्शन काम नहीं कर रहा होगा, उसके अंदर n की वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी। एक बार इसे हटा लेते हैं और मैं क्या करूंगी, मैं एक एरे लिस्ट बनाऊंगी, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ये होने वाली है और सारी की सारी कीज मंगवा लूंगी। ये मेरी एरे लिस्ट ऑफ कीज हो जाएगी। ये कीज सारी की सारी कैसे आएंगी, मैं मैप पर कॉल लगा दूंगी मैप डॉट की सेट के इक्वल। ये मैप डॉट की सेट वाला फंक्शन मुझे क्या करेगा, सारी की सारी कीज रिटर्न करके दे देगा। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगी फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन माई कीज डॉट साइज i प्लस प्लस। हर बार मैं प्रिंट करवाने वाली हूं मेरी कीज डॉट गेट आई की वैल्यू को। ये कीज डॉट गेट आई क्या करेगा, सारी की सारी कीज को प्रिंट कर देगा एंड प्लस मैं यहां पर प्रिंट करूंगी उनकी वैल्यूज को। वैल्यूज को कैसे प्रिंट करूंगी, मैं लिखूंगी मैप डॉट गेट माई कीज डॉट गेट आई। की क्या हो जाएगी, की हो जाएगी ith इंडेक्स पर कीज के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है और उसी की को मैं मैप डॉट गेट में पास कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू भी आ जाएगी। इसको एक बार करते हैं सेव एंड रन। जावा हैश मैप कोड, ये तो मेरे पास एक वार्निंग आ गई है, इसको अभी इग्नोर करते हैं। मेरे पास सारी की सारी कीज एंड वैल्यूज आ गई हैं और इनका कोई ऑर्डर नहीं है। हैश मैप के अंदर ऑर्डर तो मेंटेन होता नहीं। तो पहले मेरे पास यूएस वाली की आई है, फिर उसकी वैल्यू आ गई है 50 के इक्वल। फिर मेरे पास इंडिया वाली की आई है, उसकी वैल्यू आ गई है 190 के इक्वल। फिर मेरे पास चाइना वाली की आ गई है, उसकी वैल्यू आ गई है 200 के इक्वल। तो इस तरीके से मैंने अपने हैश मैप वाले सारे ऑब्जेक्ट एंड उनके फंक्शंस को, मेथड्स को एक्सप्लोर किया है, जिसकी वजह से मेरे पास ये आउटपुट आया है। अब आप इसके और फंक्शंस जैसे रिमूव फंक्शन को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैसे, यहां मैं क्या करूंगी, मैप डॉट रिमूव कर देती हूं अपनी इंडिया वाली की को। मैंने मैप डॉट रिमूव कर दिया इंडिया वाली की को और अब प्रिंट करवाने की कोशिश करती हूं मैप डॉट गेट इंडिया को। यहां पर नल प्रिंट होगा क्योंकि इंडिया डिलीट हो चुका होगा। क्या प्रिंट हुआ, यहां पर तो यूएस, इंडिया, चाइना तीनों प्रिंट हुए, पर यहां पर प्रिंट हुई है नल वैल्यू क्योंकि इंडिया अब डिलीट हो गया। तो इस तरीके से रिमूव भी काम करता है जब हम उसको मैप के ऊपर कॉल करेंगे। इस वार्निंग को सप्रेस करने के लिए, ये वार्निंग इसलिए आई है क्योंकि ये जो मेरा रीहैश फंक्शन था इसके अंदर मैंने लिंक लिस्ट को यूज किया पर उसका टाइप नहीं बताया। तो यहां पर मैं सेम लाइन लिख सकती हूँ जो मैंने ऊपर लिखी है अपने हैश मैप के ऊपर। इसको करते हैं कॉपी एंड रीहैश के ऊपर पेस्ट, इसको करते हैं सेव। अब सेम फंक्शन का आउटपुट आ गया विदाउट एनी वार्निंग्स। तो इस तरीके से हैश मैप पर हम काम करते हैं। जब भी हमें कोड के अंदर लिखना है, मतलब कभी भी इंटरव्यूज में आपसे हैश मैप लिखवाया जाए या आपको कोई डेटा दे दिया जाए, अब जब आप हैश मैप का सवाल कर रहे हैं या किसी कोडिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब तो हमें इनबिल्ट वाला हैश मैप यूज करना है, इसको इंप्लीमेंट नहीं करना है स्क्रैच से। पर हाँ, इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछ ले या आपसे बोले आप लॉजिक समझाओ या फिर उसका कोड लिख कर दिखाओ, तब हमें इस इंप्लीमेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप कि आज की जो क्लास
है वो देखकर हमें मजा आया होगा। इसके बाद हम हैश मैप्स एंड हैश सेट से रिलेटेड कुछ सवालों को करने वाले हैं अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स वाले पूरे के पूरे कोर्स में। एंड साथ के साथ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा कोड मिल रहा होगा इसकी इंप्लीमेंटेशन का, जिसको जाकर हम डायरेक्टली अपने VS कोड या किसी भी अपने कोड एडिटर के अंदर रन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।